मेरे प्यारे बच्चों, देश विदेश से सुनने वाले सभी प्यारे बच्चों को एएफसी सेंटर की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। मंगलमय। आज का तारीख है 30 जनवरी 2026। विषय भूगोल है और चैप्टर 1 भूगोल में चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का नाम है स्थिति एवं विस्तार। और आज का बैच जो स्टार्ट हो रहा है आज से, उस बैच का नाम है सृजन बैच। ठीक है ना। इसके साथ ही हम लोग एक मोटिवेशनल शायरी को कुछ पढ़ेंगे। किसी की फितरत को नहीं बदल सकते, किसी की फितरत को नहीं बदल सकते आप। प्याज को अगर प्यार से काटो तो आंसू निकल आते हैं। प्याज को अगर प्यार से काटो तो आंसू निकल आते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। भारत विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार से 7वें नंबर पे है प्यारे बच्चों। और भारत जनसंख्या के आधार पे कितने नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे है। कितने नंबर पे है? फर्स्ट। भारत के इतिहास जब पढ़ते हैं तो बिहार का इतिहास पढ़े बिना भारत के इतिहास अधूरा रह जाती है। इतिहास बिहार से ही, भारत का इतिहास बिहार से ही स्टार्ट हुआ है। जब तक बिहार के इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो उसमें रोमांच ही नहीं मिलेगा। भारत का इतिहास में बिहार का इतिहास जो स्टार्ट हुआ है, सबसे पुराना गणराज्य जो था बिहार का सबसे प्राचीन गणराज्य का नाम था वैशाली। क्या नाम था? वैशाली। बहुतों बार क्वेश्चन पूछा है, बिहार का सबसे प्राचीन गणराज्य क्या था? वैशाली था। वैशाली का नाम पूरे सबसे प्राचीन है और सबसे पुराना भी है। और भारत की संस्कृति एवं सभ्यता भारत की संस्कृति और सभ्यता कैसे है प्यारे बच्चों? सबसे प्राचीन है। भारत की संस्कृति एवं सभ्यता सबसे प्राचीन है। और यहाँ की भारत की कितनी टोटल भाषाएं हैं? भाषा कितने प्यारे बच्चों? भारत में संवैधानिक भाषा कितने हैं? संवैधानिक भाषा जिसको संविधान ने दर्जा प्राप्त 22 भाषा है जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है इस भाषा को। भारत ही विश्व में क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व में ऐसा एक देश का नाम बताइए। विश्व का मात्र एक ऐसा देश जिस देश के नाम पे महासागर है, वो देश कौन है? भारत है। भारत ही एकमात्र महादेश है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिस देश के नाम पे क्या है? महासागर है। भारत में जो महासागर है, उस महासागर का क्या नाम है? हिंद महासागर। क्या नाम है उसका? हिंद महासागर। प्यारे बच्चों, भारत का बहुत सारे नाम है। पहला नाम है आर्यवर्त। सबसे प्राचीन नाम क्या है? आर्यवर्त। उसके बाद क्या है? हिंदुस्तान। उसके बाद क्या है? भारत। ठीक है ना। और ये सब भारत का क्या है? पुराना नाम है। जैसे हिंदुस्तान के नाम से ही हिंद महासागर का नाम पड़ा है। विश्व का मात्र एक ऐसा देश है भारत जिस देश के नाम पे वहां के महासागर है। भारत में कितने महासागर है? एक ही महासागर है। वो किधर है प्यारे बच्चों? हिंद महासागर किधर है? नॉर्थ में है या साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में? किधर है? साउथ में है। किधर में है? साउथ में है। भारत जो है 3 तरफ जल से घिरा हुआ है कि नहीं? पूरब में जब जाते हैं तो बंगाल की खाड़ी है ना। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये पूरब में है ना। और जब पश्चिम में जाते हैं तो पश्चिम में क्या है? वेस्ट में अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और जब साउथ में जाते हैं तो हिंद महासागर। तीन तरफ जल से गिर लिया, बचा किधर? नॉर्थ में क्या? पूरा ये भूभाग है, मैदानी इलाका है। एक भाग मात्र ऐसा है जो मैदानी है और 3 भाग किससे गिरा हुआ है? जल से गिरा हुआ। समझ में आया? और यहाँ की संस्कृति
भारत की संस्कृति प्राचीन है और मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष क्या? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि भारत का कोई भी राज्य या भारत अब किसी धर्म के नाम पे भेदभाव, कोई भी यहाँ धर्म नहीं होगा। कोई भी राज्य या देश धर्म के नाम पर उसका बढ़ावा नहीं देगा, है कि नहीं? धर्मनिरपेक्ष मतलब यह हुआ सभी धर्म का बराबर सम्मान होगा, है कि नहीं? किसी धर्म व्यक्तित्व के नाम पे राष्ट्र या राज्य अपना नाम नहीं रख सकता, है कि नहीं? किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, यानी यहाँ सभी धर्मों का बराबर क्या होगा? सम्मान मिलेगा। इसीलिए भारत ही एकमात्र राष्ट्र है जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। और यहाँ पे सभी धर्म में भारत की ऐसी संस्कृति है। भारत में कितने धर्म है प्यारे बच्चों? हिंदू और क्या है? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और क्या है? और यहूदी भी है। ये सब क्या है? धर्म है। सभी धर्म का अलग अलग पूजा स्थल है, सभी धर्म की अलग अलग भाषा है, सभी का पहनावा अलग है, सभी का जो वेशभूषा अलग है, सभी का बोली अलग है, सबका नृत्य डांस अलग अलग है। इतने सारे संस्कृति हमारे भारत में ही मिलेगा, पूरे विश्व में ऐसी संस्कृति कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं। तो आप अब इतना जब पढ़ लिए, ये तो था तुम्हारा टॉपिक्स, इसका इन्फॉर्मेशन भारत के बारे में। अब पढ़ेंगे स्थिति। टॉपिक का नाम है स्थिति। स्थिति मतलब क्या होता है? लोकेशन। इसको इंग्लिश में लोकेशन पढ़ते हैं। भारत की लोकेशन किधर है? जब हम लोग ग्लोब पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तुम लोग ग्लोब को देखा है ना? ग्लोब में हमें क्या देखने को मिलता है? पूरे विश्व का नक्शा ग्लोब में हम लोग देख सकते हैं। एक होता है ग्लोब, एक होता है मैप, जिसको बोलते हैं नक्शा हिंदी में, है कि नहीं? तो ग्लोब में हम विजुअल रूप से नहीं देख सकते, बड़ा करके नहीं देख सकते, ठीक है ना? उसके प्रत्येक जिला बाई नहीं देख सकते हैं, प्रत्येक बाउंड्री को नहीं देख सकते हैं, कितना बड़ा बाउंड्री है। इसके लिए हमको अच्छे तरीके से विजुअल रूप से देखने के लिए और बड़ा आकार में देखने के लिए और सही तरीका से देखने के लिए हमें मैप का प्रयोग करना पड़ता है। इसका प्रयोग करना पड़ता है मैप का। जब हम लोग मैप देखते हैं तो भारत की जब मैप देखेंगे, मान के चलो मैप भारत की क्या मैप है, तो भारत से दो रेखा गुजरा हुआ, क्या क्या नाम है उसका? एक है कर्क रेखा, क्या नाम उसका? कर्क रेखा। एक क्या है? मकर रेखा। कर्क रेखा कितना डिग्री पे गिरा हुआ है? 23.5 डिग्री पे गिरा हुआ है। ये किधर है? नॉर्थ में है ना? ये किधर है? ये भी 23.5 डिग्री पे है, ये भी 23.5 डिग्री पे है। ये किधर है? साउथ में। ये कहेगा ये दोनों रेखाएं जो है कैसी रेखा है? ऑप्शन में रहेगा वास्तविक, काल्पनिक या दोनों, तो लिखना है काल्पनिक रेखाएं। क्या बोलना है प्यारे बच्चों? ये काल्पनिक। ये भारत के नक्शा पे तुम्हें ये लाइन खींचा हुआ नहीं मिलेगा, ये ऐसे करके मिलेगा, डॉट 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 डॉट। इस रेखा को काल्पनिक रेखा कहते हैं। और जब हम लोग ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब में क्या होता है? बीचों बीच एक रेखा गुजरा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और कितने डिग्री पे होते हैं? 0 डिग्री, ठीक है। तो जब इसको हम देखते हैं, जब मैप को देखते हैं, तो कहेगा कि आप जब ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब में भारत की स्थिति कैसी है? तो भारत की स्थिति के जब बारे में पूछेगा प्यारे बच्चों, तो लिखना है ग्लोब में भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट। क्या लिखना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। या तो ऐसे वो लिखेगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत की स्थिति स्टार्ट।
देखो ग्लोब में भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट। क्या देखो बाबू, जब 8 डिग्री होता है तो ऐसे करना होगा, सुनना लगा हुआ रहेगा, मिनट रहेगा तो एक रहेगा, जब सेकंड रहेगा तो डबल लाइन खींचेगा। यहाँ सेकंड नहीं है तो एक ही लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये किधर है, नॉर्थ है, से 37 डिग्री 6 मिनट 6 मिनट एक लाइन होगा नॉर्थ। या ऐसे पूछेगा, या ऑप्शन में ये रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, या ऐसे भी रह सकता है, एक साथ लगा के नॉर्थ लगा देगा, ये दोनों सही है। ये किधर है, नॉर्थ है, ये भारत की स्थिति है ग्लोब में। आप कहेगा प्यारे बच्चों, जब नॉर्थ में ये स्थिति है तो साउथ में कैसी स्थिति है भारत की, तो लिखना है। उसके बाद है 68 डिग्री 7, ये किधर है, पूर्व की तरफ है भारत की स्थिति, ठीक है। और है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, है कि नहीं। ये भारत की स्थिति है पूर्व में। पूर्व जब कहेगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर भारत की स्थिति है। ये है पूर्व देशांतर की तरफ, ये क्या है, देशांतर। प्यारे बच्चों, एक होता है देशांतर, एक होता है अक्षांश। जब ये ग्लोब पड़ेगा, ऐसे वाला ग्लोब, तो ग्लोब में ऐसा हुआ बना हुआ रहेगा, ठीक है, और बीच में ये रेखाएं रहेगी। ये हो गया देशांतर। क्या हो गया, ये जो लाइन लंबा वाला लाइन जो गया है, इसे देशांतर कहते हैं। ये जो गया ये लाइन, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। अब समझ गया देशांतर और अक्षांश किसे कहते हैं। और ये अक्षांश और देशांतर को कितने दूरी होते हैं, ये 15 मीटर की दूरी होते हैं। इसको पार करने में कितने समय लगते हैं, तो 4 मिनट के समय लगते हैं, 4 मिनट। अक्षांश और देशांतर की बीच की दूरी को पार करने में 4 मिनट के समय लगता है। दूरी पूछे कितना है, तो 15 मीटर दूरी होती है। समझ में आया। ये टोटल जो होते हैं ग्लोब, ये कितने डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। समझ में आया ना। तो ये उसी को देशांतर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। देशांतर को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। अक्षांश को लेटिट्यूड। समझ में आया ना, यही स्थिति है। तो ये देशांतर है, ठीक है। ये जो हम अभी पढ़े, ये क्या है, अक्षांश है प्यारे बच्चों, ये क्या है, अक्षांश। ये हो गया देशांतर, ठीक है। इसके दक्षिण की तरफ विस्तार जो होता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जो विस्तार कहेगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तार जो है प्यारे बच्चों पूछेगा तो बोलना है 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक ना। ये इसकी विस्तार है दक्षिण से उत्तर की तरफ। प्यारे बच्चों, तुम लोग को पूछेगा भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु। ये बड़े बड़े एग्जाम में, IAS IPS के एग्जाम जो होता है, उसमें वो क्वेश्चन इस 9th क्लास के बुक में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या नाम दिया गया है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु को बोलते हैं
दिमाग में बैठा लेना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और एक क्वेश्चन एक और ये भी पूछता है, उत्तर वाले बिंदु को क्या कहते हैं? उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? उत्तरी बिंदु कहते हैं इंदिरा कॉल। इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। यही अंतर है। उत्तरी बिंदु कहते हैं इंदिरा कॉल और दक्षिणतम बिंदु कहते हैं इंदिरा पॉइंट। समझ में आया? ये बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में अभी बता चुके हैं। कर्क रेखा कितना डिग्री पे होता है भारत के नक्शा में? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है और मकर रेखा? मकर रेखा होता है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है तो यही इसका है। भारत के जो मैप है, भारत के मैप में 2 रेखाएं गुजरी हुई है। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा। अभी तुम लोग 14 जनवरी को क्या मनाया था? मकर संक्रांति। यानी कि कर्क रेखा पे अभी हमारे सूर्य जो है धीरे धीरे कर्क नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है। यानी कि उत्तर, जहाँ जो भी देश उत्तर की तरफ है वहाँ दिन में जो दिन का क्या होगा, दिन बढ़ते, दिन की संख्या, दिन का टाइम बढ़ेगा और रात धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। यानी उत्तर की ओर आगे बढ़ने लगी है सूर्य। यानी कि पूरे ग्लोब में जितने भी देश हैं जो उत्तर की तरफ है वहाँ दिन की संख्या में इंक्रीज होगा और जो साउथ की तरफ है, उसकी रात की संख्या क्या होगी? रात की संख्या बढ़ेगा और दिन की संख्या घटेगा। ठीक है इसीलिए पूरे भी भारत में मनाया जाता है। कहीं बोला था तिला संक्रांत कहा जाता है, कहीं का मतलब अनेक नाम है, कहीं पोंगल कहा जाता है, बहुत सारा इसका फेस्टिवल का नाम है। ठीक है ना, तमिलनाडु में जाएगा तो पोंगल कहा जाएगा। ठीक है और हमारे बिहार तरफ जो उत्तर में जाता है, उत्तर में कहा जाता है मकर संक्रांति। ठीक है तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। ठीक है ये सब चीज याद रखना हमेशा दिमाग में। कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में हमेशा याद रखना है। प्यारे बच्चों, पूछेगा कि ये जो चलो कहेगा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो कर्क रेखा जो गुजरी है, कर्क रेखा कितने राज्यों को काटते हुए गुजरी है? भारत के कितने राज्यों को काट के गुजरी है? तो 8 राज्य को टच की है। कर्क रेखा कितने राज्य को टच करते हुए गुजरी है? 8 राज्य को। ठीक है कहेगा कौन सा राज्य के बीचों बीच काटते हुए गई है? कौन सा राज्य को बीचों बीच काटा है? बीचों बीच वह है गुजरात। कौन राज्य को बीचों बीच काटा है? गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। प्यारे बच्चों, इसमें जो है भारत का मैप दिया हुआ, देखो यहाँ पे है कि नहीं? ये भारत का मैप दिया हुआ चित्र 1.1 में भारत के विस्तार एवं मानक रेखा के बारे में बताया गया है। इसमें मानक रेखाएं हैं। ठीक है ना, ये काल्पनिक रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री पे गुजरा है। ये मकर रेखा है, 23.5 डिग्री पे गुजरा हुआ। ठीक है ना, तो इसके किलोमीटर में बताया कितने किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर है कि नहीं? तो इसको ये मानक विस्तार रेखाएं जो है, इस मैप को आप लोग को क्या करना है? पढ़ के आना है। ठीक ना, तो आज हम लोग स्थिति पढ़ लिए, कल हम लोग का टॉपिक होगा आकार। स्थिति आज हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। ये जो मैप है, मैप आप लोग को पढ़ के आना है। कल हम लोग पढ़ेंगे आकार। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आकार। तो आकार को ठीक से पढ़ के आना है, तो कल ये चलेगा। ठीक है ना, थैंक यू प्यारे बच्चों।